नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। देखिए, जो आज का टॉपिक है 9th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति लगभग 1789 14 जुलाई को हुई। अब इस फ्रांस की क्रांति को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है? देखो, हमें इसके दो तीन फायदे हैं। पहला तो 9th क्लास का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाता है हमारा। उसके बाद 10th क्लास के अंदर दोबारा से जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो इस फ्रांस की क्रांति के बाद से ही स्टार्ट होता है कि फ्रांस की क्रांति हो जाएगी। फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी का शासन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जाकर नेपोलियन आ जाएंगे। तो नेपोलियन जहाँ आते हैं या फिर 1804 के आसपास का जो समय है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो यूँ कहें कि अगर 10th क्लास की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर उसे बिना 9th क्लास की इस फर्स्ट चैप्टर के पढ़ा जाए तो फिर वो एक रटंत विद्या होगी, वो एक नाइंसाफ़ी होगी उस चैप्टर के साथ, खुद के साथ, एग्ज़ाम के साथ, हर चीज़ के साथ। और यही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति है, ये फिर आगे जा कर के अगर हिस्ट्री ही कोई इंसान रखता है अपने ग्रेजुएशन में, तो आजकल तो क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें हिस्ट्री जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री डाल दी गई है। और ये विश्व इतिहास है, तो विश्व इतिहास के अंदर लगभग चौथा पांचवा चैप्टर है ही फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत डिटेल में एक एक बातें, एक एक कड़ी उसमें दे रखी है। तो अगर 9th क्लास के अंदर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ लिया जाए, आगे जा कर के 10th क्लास में ये अपने आप कवर हो जाती है, उसको भी पढ़ लिया जाए। और फिर अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ सेमेस्टर जो सिस्टम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, उस सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ये हमारा चौथा पांचवा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब वैसे ये थर्ड ईयर में भी आती है, जिनमें सेमेस्टर नहीं है, तो थर्ड ईयर में भी आती है। जैन एंड माथुर करके सर है, देखो उनकी बुक भी है मेरे पास। तो मैं इसी बुक से आपको कंटेंट समझाऊंगा। एनसीईआरटी में समझाने में आसान है चीज़ें, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा कंटेंट है। तो डिटेल में अगर किसी चीज़ को पढ़ा जाए तो उसको फिर सारे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा जाए। हालांकि 9th क्लास के अंदर मैं इतना बड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा कि आप बेवजह अपना सिर पीटें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक कंसेप्ट के साथ जोड़ के रखने की कोशिश करूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति। देखो, फ्रांस की क्रांति जो विश्व इतिहास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है ही है। इस फ्रांस की क्रांति को समझे बिना, या इससे पहले का जो चैप्टर है अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी, कुछ भी कह लो, तो इन दोनों को पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये दो वो घटनाएं हैं जो आगे जा कर के बहुत शानदार परिवर्तन लेके आएगी यूरोप के अंदर। राजतंत्र को समाप्त करेगी, क्रांतियाँ होंगी, और लगभग स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और हर देश में लगभग क्रांतियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, रूस तक में क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रांस की क्रांति इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी से इग्नोर करके पढ़ा जाए तो क्या नीचा है, इसको रट के नहीं पढ़ सकते, समझ के ही पढ़ जाता है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति को पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या? एक तो ये क्रांति हुई क्यों भाई, ये क्रांति हुई है तो हुई ही क्यों, ऐसी क्या घटनाएं थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसने आगे जा करके परिवर्तन कर दिए। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है कि फ्रांस की क्रांति हुई क्यों। अब क्रांति हो गई तो इसमें क्या हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन आते गए। तो पहले क्यों का आंसर ढूंढेंगे, फिर उसके बाद क्या का आंसर ढूंढेंगे, और इसके बाद इसमें इसके प्रभाव या परिणाम क्या निकले। मतलब फ्रांस की क्रांति हुई तो इसने यूरोप में क्या परिवर्तन लेके आया, यूरोप में क्या प्रभाव हुए, विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ऑल ओवर आज तक इसकी क्या क्या स्थितियाँ हैं। तो थोड़ा कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी। और नेक्स्ट एक चीज़ है इसमें योगदान, कि फ्रांस की क्रांति में योगदान किसका था। देखो, अगर छोटे लेवल पे इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये मान लीजिए कि फ्रांस की जनता ने क्रांति की होगी, बट ऐसा नहीं है। जब बुक को पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ने में हमें दार्शनिकों का योगदान भी मिलता है इसमें।
तो देखेंगे कि दार्शनिकों के योगदान, वास्तव में दार्शनिकों का योगदान था या कोई आपसी हित टकरा रहे थे। हित जो है वो हितों को देखते हुए ये क्रांति आगे बढ़ रही थी कैसे थी। तो क्रांति हुई क्यों? तो देखिए, क्रांति होने का मेन जो कारण है वो ये है कि फ्रांस के ऊपर साहब 2 अरब लिबरे का कर्ज है पहले से। 2 अरब पहले से कर्ज है। अब फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिबरे का कर्ज और हो जाता है। लिबरे जो है करेंसी है फ्रांस की, जो लगभग 1791 में इसको भी समाप्त कर दिया गया था। जब संविधान बनाएंगे, जैकोबिन्स वगैरह आ जाएंगे, कन्वेंशन का शासन हो जाएगा तब। और अब फ्रांस की डिमांड है कि 4 अरब लिबरे का कर्ज और मिल दिया जाए। ठीक है, तो 2 अरब लिबरे का कर्ज पहले से है, 10 अरब लिबरे का कर्ज और हो गया, और टोटल ये 12 अरब लिबरे पर 10% का ब्याज जा रहा है। अब ब्याज कौन भुगतेगा? राजा रानी तो भुगतेंगे अपनी जेब से, तो ब्याज भुगतेगी जनता। तो जनता क्यों ब्याज देगी? जो राजा रानी अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। तो ये 2 अरब लिबरे का कर्ज कैसे हुआ? जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। अभी सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? 7 इयर्स वॉर चली थी अमेरिका को आजाद कराने के लिए। या यूं मान लो, अमेरिका में फ्रांस अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, या फिर यूं मान लो ब्रिटेन अपना आधिपत्य जमाना चाहता, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कि भाई हाँ, ब्रिटेन का कब्जा हट जाए, फ्रांस का हो जाए, फ्रांस का हट जाए, ब्रिटेन का हो जाए। तो इसलिए ये अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका में यूएस वाला एरिया है, कनाडा वाला एरिया है, उसको आज़ाद कराने के लिए सप्तवर्षीय, तो फ्रांस ने फिर 2 अरब लिबरे इसमें जोड़ दिए। फिर दोबारा आगे जाकर के जब अमेरिका को आज़ादी मिलती है तो 1776 में अमेरिका आज़ादी की घोषणा कर देता है। और देखो कई बार 2 डेट मिलती है, 1776, 1783, ये 1783, ये 2 डेट मिलती है। तो 76 के अंदर अमेरिका की आज़ादी की घोषणा इसलिए हो जाती है कि अमेरिका को यूरोपीय देशों की सहायता मिल सके, क्योंकि यूरोप पे प्रॉपर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटेन का। भाई सप्तवर्षीय युद्ध होगा, फ्रांस हार जाएगा, फ्रांस के जो क्षेत्र थे ब्रिटेन के पास चले जाएंगे, तो फ्रांस के क्षेत्र ब्रिटेन के पास चल जाएंगे, फ्रांस हार जाएगा तो ब्रिटेन का प्रॉपर कब्जा हो जाएगा अच्छा खासा अमेरिका में। अब ब्रिटेन का कब्जा हो जाएगा तो फ्रांस तो जला भुना बैठा है इस बात से। आगे जब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा अटैक होगा, तब दोबारा वो अमेरिका की मदद करेगा ब्रिटेन को हराने से। तो इस वजह से अपने हथियार देगा, राशन देगा, पैसा देगा, और लोगों को सहायता देगा, और सहायता देने में इसके 10 अरब लिबरे का कर्ज हो जाएगा। तो ये तो रही बातें कि ये 2 अरब लिबरे, 10 अरब लिबरे, 4 अरब लिबरे का क्या फंड है। अब इसके साथ साथ आगे कुछ परिस्थितियाँ बनती है। परिस्थितियाँ कैसी बनती है? आगे की परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि ठीक है, आगे कुछ परिस्थितियाँ बनती है वो ऐसे है कि साहब 4 अरब लिबरे का जो कर्ज लिया जा रहा है ना, इस 4 अरब लिबरे के कर्ज को लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई 1709 से, असेंबली की बैठक। ये मान लो कि लुई उसका अध्यक्ष रहता है, और उसके अलावा जनता, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ये क्या होता है भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले ये बुलाई गई थी 1614 में, मतलब सबसे पहले क्या, तो इससे पहले तो 1614 में बैठक बुलाई गई। इसके बाद बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को, ये बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 के बाद। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति आगे चलती है, और अब आ जाएगी 17 जून 1789। इस 17 जून की जो स्थिति होती है, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 स्टेट्स होती है। प्रथम स्टेट में, ये फर्स्ट स्टेट मान लो, इसमें पादरी मान लो, पादरी होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेट में व्यापारी मान लो, सामंत मान लो, ठीक है। और थर्ड स्टेट के अंदर गरीब आदमी, इसमें किसान ले लो, मजदूर ले लो, पढ़े लिखे वर्ग ले लो, ठीक है। ये अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट स्टेट है इसकी संख्या है 300, सेकंड स्टेट की संख्या भी क्या है 300, और थर्ड स्टेट की संख्या क्या है 600।
अब ये बुलाएगा कि साहब पैसा चाहिए अपना। 17 जून को ही क्या होता है कि थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली कह देता है कि हम नेशनल असेंबली है। इसके बाद 20 जून 1789। अब 20 जून को ये लुई के महल में जाते हैं। लुई के महल में जाते हैं, वहाँ जाके स्थिति देखते हैं तो साहब लुई के महल का दरवाजा बंद है। बहाना ये होता है कि रंगारोगन चल रही है, थोड़ा सजावट डेकोरेशन वगैरह वगैरह चीज़ चल रही है। ठीक है, बगल में टेनिस कोर्ट होता है। वहाँ जाते हैं और रूसों की शपथ लेते हैं, रूसों के नाम की शपथ ले ली। 23 जून को लुई भवन खुलवा देता है। ये सीक्वेंस में 17, 20, 23 लुई ने भवन खुलवा दिया। बोलो भाई क्या चाहिए? तो ये लोग आकर के भवन में बोलते हैं कि हम लोग नेशनल असेंबली है, मान्यता दो। लुई ने कहा ठीक है मान्यता लो। लुई ने मान्यता दे दी, पर साथ में एक बात मिली कि जो कुलीन वर्ग है, अभी देखेंगे कुलीन वर्ग क्या है। तो जो कुलीन वर्ग है उसके विशेषाधिकार बने रहेंगे। कुलीन के विशेषाधिकार क्या है? टैक्स कम देना, अकाल है आपदा आ गई है तो गरीबों पर टैक्स लगा करके वसूल कर लेंगे रकम। तो कुलीनों को बहुत से विशेषाधिकार है। राजा के ट्रेजरी, अकाउंट्स, इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को बनाए रखना। इसके अलावा राजा जो भी कोई आदेश पारित करता है तो उसके ऊपर लिपिबद्ध करना, उस पर जो भी मतलब एडवाइजरी, एक एडवाइजरी कमेटी मान लो, ठीक है। तो ये कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार बने नहीं है। ठीक है सर, बने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई 26 जून। छब्बीस जून को लुई ने इनको मान्यता दे दी, रखो मान्यता, कोई दिक्कत नहीं। और कहती है कुलीनों के विशेषाधिकार बने नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समय आगे चलेगा और आगे जाकर के अगले महीने 9 जुलाई 1789, इस 9 जुलाई 1789 को एक समस्या पैदा होगी। क्या पैदा होगी? ये जो नेशनल असेंबली है, ये गरीब, किसान, मजदूर, ये 600 लोगों ने मिलकर जो नेशनल असेंबली बनाई है, ये 600 ही नहीं है, इनके साथ 200 हो रहे हैं। और वो 200 और कौन है? क्या इसमें से है? इसमें से नहीं, पादरी वर्ग में से। पादरी में 2 टाइप के पादरी थे, ये मान लो कि 100 पादरी तो अरबपति थे और 200 पादरी आमजन टाइप के थे। देखो अपने यहाँ पे एक बात समझो, जैसे किसी मंदिर में बड़े बड़े देश के मंदिर है अपने यहाँ पे, उसमें वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं, और भी कोई महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनसे चलते हैं, वो बैंक में पैसा होता है। तो जो छोटे पुजारी हैं उनको देख के उनका दिमाग खराब होता ही होगा। अपने गांव में कोई पीपली के पेड़ के नीचे भी आपको कोई ना कोई पुजारी मिल जाएगा जो ज्ञान देता होगा, मंदिर में पूजा पाठ करता होगा। क्या उसके पास अरबों की संपत्ति हो सकती है? तो जब उस पुजारी से किसी बड़े मंदिर के पुजारी के बारे में राय ली जाएगी तो वो बोलेगा चोर है साहब, ढोंगी है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसका काम है पैसा इकट्ठा करना। तो ये वही स्थिति है। गाँव के वो गरीब पुजारी जो 200 हैं, 200 पादरी, वो इन किसानों, मजदूरों के, गरीबों के साथ हैं। जो 100 हैं ये अरबपति पैसे वाले लोग हैं, ये अलग है। तो ये 200 इनके साथ हो जाएंगे, 600 प्लस 200 800, ऐसे करके नेशनल असेंबली बन। तो मेरे हिसाब से नेशनल असेंबली का फिर समझ में आ गया होगा। ये नेशनल असेंबली 9 जुलाई 1789 को लुई से बातें करती है। लुई से बातचीत चल रही है, अचानक कह देते हैं बीच में कि हम लोग संविधान सभा है, हम लोग संविधान सभा है और हम जनता की तरफ से हैं, हम संविधान बनाएंगे और वही संविधान लागू होगा। ठीक है साहब, अचानक बगावत। फिर 2 दिन बाद 11 जुलाई को आ जाओ। 11 जुलाई को लुई का वित्त मंत्री था नेकर। इस नेकर को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? लेकिन नेकर ने एक सुझाव दिया था कि साहब ये जो सामंत वर्ग मतलब कुलीन वर्ग है ना, व्यापारी कुलीन वर्ग सेकंड स्टेट में, इसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दीजिए अगर फ्रांस की स्थिति सुधारनी है तो नेकर को हटा दिया। ठीक, अब घटना और आगे बढ़ेगी। 13 जुलाई 1789, इस 13 जुलाई 1789 को क्या होता है? शराब की, अनाज की दुकानें लूट ली जाएगी। एक अराजकता सी फैल जाएगी कि हाँ लुई है ही नहीं, लुई से किसी को डर नहीं है, क्योंकि एक अफवाह फैल जाएगी कि लुई अपनी सेना भेज रहा है
अनाज पे नियंत्रण कर लेगा, गोदामों पे नियंत्रण कर लेगा, शराब की दुकानों पे नियंत्रण कर लेगा, और जनता इस अफवाह की वजह से बस लूटमार चालू कर देती है। 13 जुलाई को स्थितियां बेकाबू हो जाती है। और अगले ही दिन 14 जुलाई को 1789 को पेरिस के किनारे, पेरिस के नज़दीक, सॉरी किनारे नहीं, पेरिस के नज़दीक जो बास्तिल का किला है, उस बास्तिल के किले को इस तरह से बर्बाद किया जाता है, कैदी छुड़ा लिए जाते हैं, विध्वंस कर दिया जाता है, हथियार लूट लिए जाते हैं, इस तरह से उसको बर्बाद किया जाता है कि जनता एक एक ईंट तक उठा के ले जाती है उसकी। और ऐसा व्यंग्यपूर्वक कहा जाता है कि लगता ही नहीं है कभी यहाँ पर कोई महल हुआ करता था। ये दुर्दशा हो गई थी। तो 17 जुलाई 1789 तक की स्थिति आपके सामने है। तो हमने स्टार्ट किया था इसको 5 मई से, और उससे पहले 1614 से। और डिमांड सिर्फ ये है कि पैसा चाहिए इनको। अब ये पैसा ज़्यादातर तो युद्धों में खर्च कर रहा है लुई, पेरिस के महलों में, वर्साय के महलों में, चकाचौंध में इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। दिमाग तो जनता खराब हो गई। अब ये देखना ये है कि इस क्रांति को भड़काने वाला है कौन। क्या जनता इतनी समझदार है? बात बता दूं मैं, फ्रांस की जनता 5% ही है उस समय जो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। 100 में से 5% जनता साक्षर है। और ऐसे में हम बुक्स में पढ़ते हैं कि जो दार्शनिकों का योगदान है, कि जनता रूसो, लॉक, जॉन लॉक या फिर मॉन्टेस्क्यू, अभी बात करेंगे इनकी भी आगे, इन लोगों से प्रेरित थी। तो क्या ऐसा हो सकता है 5% जनसंख्या जो पढ़ी लिखी है, बाकी 95% जनसंख्या जो अशिक्षित है, कम शिक्षित है, वो इन लोगों की बातों को समझ सकेगी, और 5% क्या क्रांति लगा सकते हैं, क्रांति फैला सकते हैं? तो एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है कि क्या दार्शनिकों का वास्तव में योगदान था, या कोई बाहरी शक्ति थी, या कोई बाहरी लोग थे, या कोई बाहरी वर्ग था जिसने इस क्रांति को सुलगाया, इस क्रांति को बढ़ाया? तो एक इसमें फ्री मैसनरी एक ग्रुप है। फ्री मैसनरी, ये फ्री मैसनरी कौन है? ये फ्री मैसनरी वो है जो मानव बंधुता, मानव समानता, स्वतंत्रता, मतलब इंसान के अधिकारों को लेकर के बात करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक टाइप के लोग हैं जो निरंकुश स्वेच्छाचारी राजतंत्र है उसको हटाना चाहते हैं। यही जो फ्री मैसनरी है, इन्हीं ने क्रांति में योगदान दिया था अमेरिका के अंदर, जिसमें टॉमस पेन है, टॉमस पेन के अलावा लाफायत है, सैमुअल एडम्स है, हेनरी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो क्या इन फ्री मैसनरी का योगदान था? हाँ बिल्कुल, इन फ्री मैसनरी का योगदान था। जब अमेरिका की क्रांति करवा करके ये लोग निकले, तब सीधा ये लोग फ्रांस आ गए। टॉमस पेन और लाफायत ने ही फ्रांस की क्रांति को चिंगारी दी थी। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर है कि कोई दार्शनिकों का इसमें योगदान, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि दार्शनिकों से ये फ्री मैसनरी, लाफायत, टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, हेनरी, ये लोग जरूर इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन जब फ्रांस में आए तो लाफायत और टॉमस पेन फ्रांस में आए, तो इन लोगों ने थोड़ा गाइड किया, और गाइड करके बस जनता के अंदर आग सुलगाते क्रांति करा दी। चलो सब क्रांति होगी यहाँ पे 1789 की। अब आगे क्या होगा, आगे देखो। तो 1789 क्रांति होगी और लुई के बुरे दिन चालू हुए यहाँ से। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने लुई को बंदी बनाया है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें फ्रांस के कुछ ग्रुप्स हावी थे। कौन से ग्रुप्स हावी थे? एक ग्रुप था जैकोबिन्स का। ये जैकोबिन्स कौन था? ये जैकोबिन्स जो जैकोबिन ग्रुप है, देखो एक बात करते हैं कि मान लीजिए कि लुई है, ठीक है, आगे जाकर के भी समझेंगे 1789 के बाद की स्थिति। तो लुई के जो दायां हिस्सा होगा लुई का, उसमें बैठा करते थे जिरोधिस्ट, और जो बायां हिस्सा होगा लुई का, उसमें बैठा करते थे जैकोबिन्स। ये जैकोबिन्स वो हैं जो लुई को पसंद नहीं करते हैं, लुई के राजतंत्र वाले शासन को पसंद नहीं करते, स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को पसंद नहीं करते, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसे किसी भी शासन को ही पसंद नहीं करते। इन जैकोबिन्स के अंदर एक है दांते, एक है रॉबिस्फियर, एक है आपका एबर्ट, एक है आपका मारा, डेंटन, इस टाइप के और भी इनके साथ में कोई होंगे। जैकोबिन लोग कौन है? फ्रांस में जैकोबिन चर्च के नीचे बैठ कर मीटिंग किया करते थे, वही ये लोग थे।
ग्रुप बना लिया इन्होंने कि राजा को हटाना है। इस पर जुलाहे थे, मोची थे, दर्जी थे, अनपढ़ जाहिल, सभी गंवार टाइप के लोग थे जो बिल्कुल राजा को पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ थे जिरोनिस्ट जो राजा की सत्ता को बनाए रखने में बिलीव करते थे। तो अब हुआ क्या, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई 1789 की, तो टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। ये हो गई 14 जुलाई से आगे की स्थिति। 14 जुलाई 1789, 1789 में। इससे जब आगे चलते हैं अपन हल्का सा, तो यहाँ तो लुई को पकड़ लिया साहब, कैदी कर लिया लुई को, और 1791 तक होता है एक असेंबली सेटअप। असेंबली मिलकर के एक संविधान बनाती है, ठीक है। तो ये है असेंबली का शासन। और असेंबली क्या बनाएगी, संविधान। कहा था ना उन्होंने कि हम संविधान बनाएंगे, तो संविधान बन गया 1792 से 1794। इस बने हुए संविधान के हिसाब से चुनाव होते हैं, इलेक्शन, और इलेक्शन में जीत जाते हैं जैकोबिन्स। तो अब यूं कह दो कि 1792 से 94 में जो शासन है वो जैकोबिन्स का है, 2 साल का शासन। अब इसी में एक स्थिति पैदा होती है कि 1789 को जो लुई के विरुद्ध क्रांति हुई थी, तो लुई को जनवरी 1793 में गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन एक मशीन है, गर्दन कट जाती है उस पर लेटा करके, इस टाइप का कुछ है। तो जनवरी 1793 को गिलोटिन पे इसको चढ़ा दिया, और अक्टूबर 1793 को इसकी पत्नी मैरी एंटोनेट, इसका भी जिक्र आएगा आगे जाकर के, एंटोनेट, इसको भी गिलोटिन में चढ़ा दिया और दोनों को कर दिया बराबर, काट मार दिया जो भी है। और ये सब जो करने वाले थे ये थे जैकोबिन्स। जैकोबिन्स थी, फ्रांस की जनता थी। देखो लुई को एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उसको गिलोटिन में चढ़ाया गया तो अपने खिलाफ कोई सफाई नहीं दी उसने। और मैरी एंटोनेट इस कदर बदनाम थी, जैसे होता है ना किसी भी आदमी के अच्छा करने के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो यूं मान लीजिए कि लुई के मरने के पीछे भी इसी का हाथ था। ये ऑस्ट्रियन सम्राट की बहन थी। ऑस्ट्रियन सम्राट इसके फ्रांस में दोबारा इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रांस पे एक अटैक तक करना चाहता था। तो ऐसे में जो जैकोबिन्स थे, इन्होंने अफवाह उड़ाई कि जब तक ये राजा रानी रहेंगे फ्रांस में भारी आक्रमण का भय रहेगा, मारो इनको, मार दिए। तो काटने का कारण ये है, गिलोटिन पे चढ़ाने का कारण ये है। आगे जाकर के मतलब जैकोबिन्स में जो फेमस लोग थे, एक तो था इसमें तात्या, एक था रॉबेस्पियर, और एक था इसमें एबर्ट। इस रॉबेस्पियर ने दाते को भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया, एबर्ट को भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया, अपने साथियों को। सत्ता चीज ही ऐसी। और आगे जाकर के ये लो, इसका भी नंबर आ गया, जुलाई 1794, 1794, इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया। किसको? रॉबेस्पियर। लगातार कत्लेआम हो रहा है। अब यहाँ से जैकोबिन्स भी चले गए। तो ये जो फ्रांस में सुधार हो रहे हैं लगातार, क्या इसके पीछे नेपोलियन जिम्मेदार था? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे देखेंगे कि आगे जाकर नेपोलियन का शासन स्थगित हो जाएगा। 1804 में नेपोलियन खुद को सम्राट घोषित कर देगा फ्रांस में, 1799 में नेपोलियन आ जाएगा। तो क्या नेपोलियन का इसमें हाथ था? तो देखो स्थितियाँ बनती जा रही हैं जिस तरीके से, वैसे 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 आपके कंसेप्ट बनती जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले दार्शनिकों को हटा के हमने फ्री मैसनरी पे बात करी, और फ्री मैसनरी से हट के थोड़ा नेपोलियन पे बात करेंगे, क्योंकि पावर में नेपोलियन आने वाला है। तो स्थितियाँ बिल्कुल वैसी बनती गई कि आगे जाके नेपोलियन के लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिछ गया, और माहौल इतना शानदार बन गया कि नेपोलियन आकर के यहाँ पे शासक बन गया। देखो आगे क्या हुआ। तो ये तो स्थिति हुई इनकी, फिर साहब मार काट दिया, खेल खत्म हो गया, 94 तक की गणित हो गई। अब जैकोबिन्स भी गए। अब आगे की स्थिति है 1795 टू 1799। यह शासन है डायरेक्टरी का। 5 लोगों की डायरेक्टरी स्थापित हो गई।
ये घोर अपराधी टाइप के लोग हैं, इन्होंने लूट लिया फ्रांस को। फ्रांस को लूटेंगे, धन संपत्ति को लूटेंगे, खूब भाई भतीजावाद होगा, खूब भ्रष्टाचार होगा। देखो सारी बातें भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए हो सकती, क्लास 9th है। वही अगर अभी ये जैन माथुर अगर पढ़ा रहे होते, हालांकि इस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे समय आने पे, पढ़ा रहे होते तो एक एक चीज समझ में आती थी, डायरेक्टरी में कौन था, कैसे था, क्या शासन हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक चीज समझ में आती। खैर जो भी, 1799 में एक फेमस एक योद्धा है जो विश्व में लगातार युद्ध लड़ रहा है, कभी कहाँ, और लगातार फेमस होता जा रहा है, एक सैनिक, नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फ्रांस आ जाता है। इसके आने की जो परिस्थितियां हैं इसके बारे में लिखा गया है कि नेपोलियन कहता है कि यदि 1 मिनट पहले आता तो जल्दी हो जाती, या कुछ समय लेट आता तो लेट हो जाता, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे है, नाशपाती पक चुकी है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल इसके पक्ष में बन गई थी। जनता जैसे ही ये आया ना, डायरेक्टरी के शासन से इतना परेशान हो चुकी थी, जैकोबिन्स के शासन से इतना परेशान हो चुकी थी कि जैसे ही आया गले मिलने लगे एक दूसरे से। जनता खुश हो गई कि हाँ बस इनका आ गया वॉरियर, इनका योद्धा आ गया, इनका प्रजापालक आ गया। तो 1799 में ये आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब 1799 से इसके फेज चालू होते हैं 1804, और 1804 से इसका फेज चालू होता है 1814-15 का। क्या है भाई, 1799 में जैसे ही आता है तो काउंसिलेट का गठन करता है, काउंसिलेट कर लेते हैं इसको। 3 काउंसिलेट का गठन करता है। प्रथम काउंसिलेट के रूप में खुद नेपोलियन बोनापार्ट शासन करता है। आदमी जोरदार था ही। नेपोलियन बोनापार्ट शासन करता है और 1804 तक शासन करता है। 1804 में इतने शानदार परिवर्तन करता है ये कि यूँ मान लो कि नेपोलियन अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े थे, तो इसने एक स्टेटमेंट कहा था कि मुझे मेरे 40 युद्धों के द्वारा याद नहीं किया जाएगा, मुझे मेरी कानूनी संहिता के द्वारा याद किया जाएगा, जो कानून जो सुधार ही कर रहा है ना। और इसने एजुकेशन में, हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में, हर चीज़ में सुधार कर दिए थे इसने। तो एक टाइम तक लगा कि हाँ वास्तव में सही आदमी है, लेकिन इसने क्या करा, लंबे समय तक फ्रांस को युद्धों में उलझा के रखा। 1814 तक 15 तक के शासन में देखिए एक बात चलती है, टॉपिक चलता है कि कोरोना काल में जब जनता घबराई हुई थी कोरोना से, तो अचानक पाकिस्तान चीन का मुद्दा हावी हो रहा था, और सब लोग न्यूज़ में ये देख रहे थे कि अब अटैक हुआ, कल अटैक हुआ, पाकिस्तान ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है, हल्की फुल्की झड़प भी दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। तो जब देश की जनता पैनिक हो ना, तो उसे किसी न किसी उसका ध्यान किसी न किसी वैदेशिक मोर्चे पे लगा देना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये होता है, खैबर पख्तून के लोग परेशान हैं, बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं, लाहौर के लोग परेशान हैं, कराची के लोग परेशान हैं, लेकिन जब भी बात आती है इंडिया की तो वो सब यूनाइट हो जाते हैं। एंटी इंडिया पॉलिसी काम करती है उनको एक करने के लिए। हमारे यहाँ पर भी अगर कल को कोई समस्या आए तो हम भी पाकिस्तान चीन का नाम लेकर के यूनाइट कर सकते हैं। सेम नेपोलियन ने वही काम किया। क्या किया, इसने लगातार फ्रांस को युद्धों में उलझा के रखा। ब्रिटेन का घोर आलोचक, ब्रिटेन से तो बहुत परेशान था, गुस्सा था उसको ब्रिटेन पे कि इसको तो बर्बाद कर दिया जाए कैसे भी करके। इसलिए जब हम बड़े कंसर्ट पढ़ते हैं तो उसमें महाद्वीपीय व्यवस्था फेमस है नेपोलियन बोनापार्ट की। इसने महाद्वीपीय व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था लागू करी कि पूरे के पूरे यूरोप के देशों को ब्रिटेन से व्यापार करने पे बाधित कर दिया कि कोई ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं, मैं तो एक समझाने के पहलू से बात कर रहा हूँ। तो 1804 से लेकर 1814 तक साहब ये शासन करेंगे। अब वो ये पाप का गड़ा भर जाता है। तो 1814 में इनके खिलाफ स्थिति ऐसी बन जाएगी, इनको पकड़ करके 1812 में युद्ध लड़ेंगे। रूस में युद्ध होगा, तो रूस में जब लड़ने जाएंगे इनकी सेना, तो ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन सब मिलकर इनके अगेंस्ट अटैक करेगी और गाजर मूली की तरह इनके 5 लाख सैनिक काट दिए जाएंगे रूस के अंदर। तो जब इनको मार काट दिया जाएगा, इनकी स्थिति बिल्कुल बेकार कर दी जाएगी। उस स्थिति में 12 में हार जाएंगे 1812 में। और 1814 में इनको कोर्सिका एक आइलैंड है, आप मैप खोल के देखेंगे, कोर्सिका आइलैंड इटली में। इस कोर्सिका आइलैंड पे इनको बंदी बनाया जाएगा 1814 में। अब जैसे इनको बंदी बनाया गया तो यहाँ की स्थिति कुछ इस टाइप से हो गई कि बिना राजा के, कोई शासक नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे इनका पालन करना, और जनता फिर वही है कि नहीं है तो वही है। तो कुछ नहीं था तब ये
इसको याद करके नेपोलियन को थोड़ा, तो नेपोलियन ने भी सोचा कि हाँ मुझे कोई याद कर रहा है, मेरा देश मुझे याद कर रहा है, तो भाग करके वापस चला गया फ्रांस। तो 14 में तो बच गया ही, फिर दोबारा 15 में पकड़ लेंगे, कम थोड़ी है ब्रिटिश लोग। तो ये पकड़ के आपके बाद अफ्रीका में अपनी ये अफ्रीका मान लो इस टाइप से, तो यहाँ सेंट हेलेना आइलैंड है, इस सेंट हेलेना आइलैंड में लाके बंदी बनाएंगे इसको, और यहाँ पे इसको 1815 में बंदी बनाएंगे, और 15 से लेके ये 22 तक ये बंदी रहेगा, और स्लो पॉइजन दे देंगे इसको, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मारेंगे, जल्दी नहीं मारेंगे। ये स्लो पॉइजन पोलोनियम था शायद, मतलब बुक्स में जब फ्रांस का पढ़ते हैं तब पोलोनियम ही मतलब वर्तमान के हिसाब से नाम लगता है। ये पोलोनियम ही सुनंदा पुष्कर को दिया गया था, शशि थरूर की वाइफ नहीं थी, यासिर अराफात को दिया गया था, तो शायद पोलोनियम दिया गया था, क्योंकि जब पोलोनियम दिया गया तो उसकी बॉडी सूज गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, धीरे धीरे बाल झड़ गए थे, इस टाइप की रिएक्टिविटी लगी, थोड़ा शायद पोलोनियम दिया गया होगा। तो 1822 में नेपोलियन बोनापार्ट को मार देंगे क्या, मर गया, मार दिया, जो भी वो स्लो पॉइजन देकर खेल खत्म कर दिया इसे। अब 1814-15 में क्या होगा, 14-15 तक आ गए, तो वापस ले चलते पीछे आपको। अब 1814-15 में वियना कांग्रेस बुलाई जाएगी। इस वियना कांग्रेस के अंदर कुछ डॉन लोग मिलेंगे यूरोप के, और वो बोलेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट 1789 की स्थिति से बाद में जो परिवर्तन लेके आए उन सभी परिवर्तनों को हम समाप्त करेंगे और यूरोप को वापस 1789 की स्थिति में ले जाएंगे, उससे पूर्व की स्थिति में। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे फ्रांस का समाज भी पढ़ेंगे, फ्रांस के जो सुधार वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उतना डिटेल में नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन हाँ कि एक कंसेप्ट तैयार हो, आपके रटने से बेटर है कंसेप्ट तैयार हो। तो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा लेक्चर 1, 2, 3 ज़्यादा हो सकते हैं, तो तसल्ली, लेकिन कंसेप्ट रटेंगे इंडियन चीज़ों को। तो 14-15 में वियना कांग्रेस हुई। इस वियना कांग्रेस के अंदर मेटरनिख एक आदमी है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो घोर क्रांति होती है। एक तो ये आता है, ठीक है, एक फ्रांस का एक तेलवा नाम का एक व्यक्ति आता है, अच्छी पोस्ट पे था फ्रांस में, ये भी। ब्रिटेन से आता है कैसलरे, और रूस का जार अलेक्जेंडर। ये लोग आते हैं साहब, डिसीजन लेते हैं कि हाँ बिल्कुल पुरानी स्थिति में ले जाएंगे। तो जो नेपोलियन की साथी रियासतें थी उनको दंडित किया जाता है, जिसमें एक बावेरिया है, वुटनबर्ग है, बावेरिया है, बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जिनको दंडित किया गया, उनका क्षेत्र छोटा कर दिया गया। और जो नेपोलियन के विरोध में थी उनको सम्मानित किया गया, उनका क्षेत्र बड़ा कर दिया गया। तो ये मालूम प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियाँ पैदा कर दी इन्होंने ऐसे करके। और मेटरनिख ने जिसने कहा था कि घोर क्रांति होगी था ये, 1848 में ये स्थिति हो जाएगी इसकी, फिर खुद छोड़ दो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन भागेगा, ये जो क्रांति का दमन करना चाहता था ना, ये खुद भागेगा, स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो ठीक है, अब साहब 14-15 में ये भी हो गया, ये सब हटा देते हैं वापस से, फिर आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस भी हो गई, बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे वियना कांग्रेस में। मैं तो एक छोटी सी बात बताऊँ आपको समझाने के लिए। अब आएगा 1830 का समय। इस वियना कांग्रेस में एक व्यक्ति को बैठाया गया फ्रांस की गद्दी पे, लुई 18 को, लुई 18 को बैठाया गया वियना कांग्रेस में कि फ्रांस का कोई तो बैठे। तो 16 का तो खेल खत्म हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट ने सब कुछ हो ही गया 1722 तक। तो 14 में जैसे उसको हटाया तो 14-15 के बाद लुई 18 को बैठाया गया। तो लुई 18 के बाद बैठा इसमें दोबारा एक चार्ल्स 10, तो चार्ल्स 10वां, और ये दोनों 1830 तक रहेंगे। 1830 में फ्रांस में क्रांति होगी, इंग्लैंड में क्रांति होगी, स्पेन में क्रांति होगी, पुर्तगाल में क्रांति होगी, इटली में, जर्मनी में, सब जगह क्रांति होगी। हालांकि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, इटली का 1870 में हुआ था, लेकिन फिर भी प्रशा जर्मनी जो बन रहा था, तो प्रशा में क्रांति होगी, इटली में क्रांति होगी, तो सब जगह क्रांति होगी। ऐसा कहा जाने लगा था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है पूरा यूरोप छीनता है, ऐसा यही हुआ।
1830 के बाद 1848 की क्रांति होगी। ये 10th में आ गया मान लो यहाँ से, मतलब यहाँ से 1804 के बाद से हम 10th पढ़ रहे हैं मान लो, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। 1848 की क्रांति हुई तो चार्ल्स 10 लुई 18 ये खेल खत्म हो गया। अब एक नया व्यक्ति बैठाया गया, लुई फिलिप। देखो ये अभी तक बुर्बो वंश के थे, जिन बुर्बो वंश से लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां ये सब थे ना, उसी बुर्बो वंश से थे ये लोग। अब आ गया फिलिप वंश नेक्स्ट, और 1848 की क्रांति बाद इसको भी हटा दिया जाएगा और एक और व्यक्ति आएगा, नेपोलियन तृतीय, थर्ड, ठीक है। 1848 में नेपोलियन थर्ड एक राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति, और उसके बाद 1851 में ये अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देगा, हो गया। और इसको हटाने के बाद अब ये हार जाएगा आगे जाकर, किससे हार जाएगा? 1870 में शानदार हारेगा ये, जर्मनी से हारेगा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर रहा होगा, इटली से हारेगा, जो इटली में विक्टर इमैनुअल ये लोग राज कर रहे होंगे, तो उनसे हारेगा, इसको हटा दिया जाएगा और फ्रांस में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी। और जो गणतांत्रिक व्यवस्था होगी उसी का विकास आज तक चला आ रहा है, आज तक। इंडिया जैसा अच्छा देश थोड़ी है, इंडिया जैसा अच्छे लोग थोड़ी ना यहाँ पॉलिटिक्स चलती है, तो पॉलिटिक्स की वजह से आज तक भूल जाएगा फ्रांस। तो फिलहाल हमने फ्रांस की 14 जुलाई 1789 से पहले की स्थिति समझी, उससे आगे की स्थिति समझी और लगभग 1870 के आसपास आ गए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग समझेंगे फ्रांस का समाज कैसा था, क्यों था, किस लिए था, किस लिए नहीं था। इसमें समझेंगे हम फ्रांस की अर्थव्यवस्था, महिलाओं का योगदान, ओलेप्पा द गू है ना, ओलेप्पा द गू, उन्होंने भी कुछ किया या नहीं किया, क्या किया, क्यों नहीं किया, कैसे किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको इसके आगे की स्थिति समझेंगे। शुक्रिया।